भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 70% लोग की आजीविका खेती है, कृषि है। और कृषि के अंतर्गत ही पशुपालन आता है। और उस पशुपालन में मत्स्य उत्पादन, मत्स्य के क्षेत्र में पूरा भारत तरक्की कर ही रहा है, लेकिन बिहार भी तेज़ी के साथ मछली उत्पादन में अपना इतिहास लिख रहा है। हालांकि अभी आत्मनिर्भरता के मामले में अभी बिहार पीछे है, लेकिन फिर भी बिहार की अगर स्थिति देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, खड़े हैं, वो रजौन प्रखंड का कठौन है, और जहाँ पर मछली उत्पादन हेतु बड़े पैमाने पर 12 एकड़ में कई मछली पॉन्ड की स्थापना की गई है। और इसके वानी, इसके सरपरस्त जो है भारत के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर नसीम अख्तर साहब हैं। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। आपसे पहले हम जाने हैं कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा मिलने की सिर्फ एक ही स्रोत है, वो है मेरे पिता। 30 साल फिशरी डिपार्टमेंट में मत्स्य में काम किया और उनके साथ मैं रहता था। तो मछलियों से जो एक आनंद होता है, जो इंसान के अंदर, जो आप पहले सोचा होगा कि राजा सोमस्वरा और आदित्य के ज़माने में या फिर महाराजाओं के ज़माने में 500, 300, 400 साल की तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं कि तालाब बनती थी और मछलियाँ होती थी। आज उसको एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन लिया जा रहा है, लेकिन मछलियों से बहुत ज़्यादा आपका सूदिंग एंड वेरी कामिंग, आई मीन एक सेंस ऑफ पीस आती है। उस समय से मैं पापा के साथ कर रहा था, फील कर रहा था। पापा, हमारे पिताजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और एक समय था कि मैं पढ़ता था और बोलते रहते थे कि पढ़ो, फिशरीज इज़ गोइंग टू बी अनदर चैप्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो यहाँ तो नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया मुंबई में स्कॉलरशिप के साथ। एमएससी लेवल पे काम किया। इनफैक्ट एमएससी करने के बाद फिर मैंने काम किया SRF में, सीनियर रिसर्च फेलो रहा NIO में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी। उसके बाद मेरी PhD में एडमिशन हुई, PhD किया। PhD दौरान माय फादर लेफ्ट मी। दौरान PhD मैंने और उस पर ज़ोर पकड़ लिया, और ज़ोर पकड़ने का ये नतीजा और ये उसका नतायज आए सामने कि 2001 में मुझे जापान में ओरल प्रेजेंटेशंस पर्सनली मुझे बुलाया गया साइंटिफिक कम्युनिटी से। उस वक्त मैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट रख के हाइजीन पे HACCP एक वर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। उस पर मैंने 2 क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट अपनी तरफ से बनाया, जिसको भारत ने माना। और मेरा PhD अभी भी गूगल पे अपलोडेड है। तो अगर कोई आपके PhD को देखना चाहेंगे तो क्या उसको सर्च कर सकते हैं? डेफिनेटली मेरे PhD का जो टॉपिक है, इवेल्यूशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ऑफ 10 डिफरेंट फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया with special reference of Escherichia coli and findings of critical control point। अच्छा, Escherichia coli तो एक तरह की बीमारी होती है? नहीं होती, ये आपको बीमारी लग रही होगी जी। अब Escherichia coli पे डिस्कस करेंगे तो आपका समय ख़त्म हो जाएगा। संक्षेप में E. coli नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, सबके पेट में है। अब हम बिहारी भाषा में आते हैं कि किसी के भी पेट के अंदर Escherichia coli कोलीफॉर्म, फीकल कोलीफॉर्म मिलेगा। जो पैखाने के जरिए आदमी को फीकल कंटामिनेशन होता है, वो पेट से ही आता है। वो जानवर में भी होता है। इंसानों में Escherichia coli कॉल एज ए नॉर्मल फ्लोरा। इस नॉर्मल फ्लोरा के साथ 4 ऐसा पैथोजेनिक फ्लोरा है जिसको EHEC कहते हैं, जिस पे मेरा काम हुआ है। एक तो EHEC होता है इंटेरो हेमरेजिक Escherichia coli, इंटेरो एग्रीगेटिव Escherichia coli, इंटेरो एवेसिव Escherichia coli और इंटेरो एग्रीगेटिव एक और भी है जो भूल रहा हूँ, चौथा। इसमें से ऐसा ढूंढना है जैसे कि 10 लाख लोग खड़े हैं, उसमें से 4 क्रिमिनल को ढूंढना विदाउट एनी आर्टिफिशियल। दोनों का मिलता जुलता है। नॉर्मल फ्लोरा आप देखिए, वो 4 को ढूंढने का काम मैंने सिर्फ एक पे ही टारगेट किया, उसको पाया कि सी फूड जो एक्सपोर्ट होती है भारत से, उसमें Escherichia coli मिलता है। ये 20 साल पहले की बात है। अवार्ड लिया, वापस आए, काम करना शुरू किया। बेस्ड ऑन दैट
मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मेरा विंग थोड़ा बड़ा है, which I need I mean more sky to fly. So I started searching my own laboratory or my own style of work. तो मैंने पाया कि मैंने उस समय 2001 में से लेके 2006 तक बहुत ज़बरदस्त मंथन के बाद एक एंटीऑक्सीडेंट डेवलप किया जो बिना आइस के मछलियों को 12 घंटा ख़राब होने से रोकती। बेस्ड ऑन दैट 2006 में मुझे पटना पे बुलाया गया था। डिप्टी सीएम साहब थे हमारे सुशील कुमार मोदी जी, सेक्रेटरी साहब थे आमिर सुबानी जो आजकल चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार है, आर.एन. चौधरी निदेशक थे और निशात अहमद जो अभी निदेशक हैं जॉइंट डायरेक्टर थे। 2006 की बात है, तो मेरा ही चर्चा चला था। तो ये एक होता है ना कि एक परसिवियरेंस एक आदमी में बहुत फोकस होकर काम कर रहा, ये चलता रहा। बहुत संक्षेप में करूँगा, लंबा हो जाएगा। तो फिर छोटा और करते हुए ये क्या हुआ कि वो जर्नी वहाँ की थी, मुंबई में 30 साल गुजारा। 30 साल के बाद कोविड आई। कोविड ने मुझे डिप्रेशन में डाला, बिकॉज अ सेंसिटिव ब्रेन ऑलवेज गेट मोर इफेक्टेड। एक सेंसिटिव ब्रेन है वो जल्दी इफेक्टेड होता है। हम एक तरफ साइंटिस्ट थे, लेकिन हमने माइक्रोबायोलॉजी पे काम किया था, तो वो बुरी तरह से RT-PCR टेस्ट होना और बुरी तरह से कंटामिनेशंस आना और पॉजिटिव वर्ड जिसको हम लोग अच्छे माने में मानते थे कि दुनिया में एक खूबसूरत वर्ड है पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव का वर्ड सुनते ही लोगों का भागना। तो ये सारी चीज़ें मेरे को अटैक करने लगी कि ये एक ऐसा पॉजिटिव है कि जिससे लोग भाग रहा है। दुनिया का पहला पॉजिटिव हमको ऐसा मिला। तो इस चीज़ों ने मुझे बहुत ये डिप्रेस किया एंड आई वॉज रियली इन डिप्रेशन। देन आई लेफ्ट इट with a full family to and landed to the Bagdogra, and Bagdogra से पूर्णिया में आके रुके, which is also one of the place of my father। वहाँ छोटा सा घर है, वहाँ पे रुके। उसके बाद मैं अपने फार्म को वहाँ से बनाने का शुरू किया। ये मात्र का जो आपने स्थापना किया है, जो विकास नहीं, उसके पहले ज़मीन ले चुकी थे। उसके बाद एक दो महानुभाव मेरे साथ जुड़े थे जो सिर्फ लूटने में और खसोटने में और झूठ में बिलीव करते हैं। उनको होल्ड कर दिया। फिर इतने में मेरा आना हुआ। कुदरत ने ऐसा कहा कि तुम ही कुछ कर सकते हो। बांका जिला जैसे सुदूरवर्ती इलाके में एक रजौल प्रखंड में आप यहाँ पर खोलते हैं, तो क्या क्षेत्र के लोगों को इससे रोजगार उन्मुखी या रोजगार की दिशा में भी आप देने का प्रयत्न कर रहे हैं? मेरा एक ही उद्देश्य रहा है, साइंटिस्ट बनने का। बिलीव कि अगर साइंटिस्ट हैं तो समाज का फायदा हो, वरना आप साइंटिस्ट ना बने। तो इस उद्योग से आप कितने लोगों को जोड़ पाए हैं? अभी तक तो मेरे पास 12 लोग काम कर रहे हैं ऑन कार्यरत। भविष्य में जो अभी प्रॉन्स फार्मिंग किया है, अभी फिश फार्मिंग है, फिश कल्चर है, फिश चकली है, फिश पापड़ है, फिश मिल है, फिश फीड है, और हमने जो सोच रखा है कि वैल्यू एडिशन में घुसेंगे ना। अच्छा, इस 12 एकड़ में कुल कितनी तालाबें हैं आपके पास? हमारे पास अभी 10 तालाब है, जिसको मैंने डेडिकेट किया हुआ 4 तालाब नर्सरी को, जहाँ के बच्चे तैयार करते हैं, और जिसमें हमारा 6 तालाब जो है वो कल्चर के लिए रखा है। बाकी 1-2 तालाब जहाँ के ब्रूडर्स रखे हुए हैं वो स्पेशली पंगेसिस के लिए, विच इज़ स्मॉलर। और उन तालाबों में मछली कितनी प्रकार की मछलियाँ पालन होती हैं? हमारे पास सिर्फ 6 प्रकार की मछली है। 6 प्रकार की कौन कौन सी मछलियाँ हैं? मेरे पास IMC में है रोहू, कतला, मृगल है, कॉमन कार्प, और 2 और मछली है ग्रास कार्प और पंगेसियस मछली, इसको आप लोग सीलन कहते हैं, सूची, हाइपोथैलेमस सूची, हाइपोथैलेमस सूची। ये हमारी मछलियाँ हैं और इसका ब्रूडर्स है। बिहार का पहला ब्रूडर बैंक हमारे पास है। ठोक के बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा लगेगा लोगों के नहीं ज़्यादा। सबसे पहला श्रेय आप ही को है बिहार का? श्रेय नहीं है, कहा जाए कि मतलब कोशिश है। आई डोंट वांट टू टेक श्रेय। ये मेरी कोशिश है कि मेरे पास 800 ब्रूडर्स हैं जो हम कभी भी निकाल के इंजेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ द फर्स्ट ब्रूडर बैंक। और जो मछली पालन करना चाहते हैं, जो अपना तालाब बना करके खुद मछली पालना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? यही संदेश है। तो कैसे हालत प्रारंभ से कैसे शुरुआत करें? नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा जवाब दूंगा। ज़मीन है तो घबराओ नहीं, और ज़मीन है तो आप किसान मत बोलो अपने आप, या आप बोलो अभी क्या बोलते हैं बेरोजगार, अशिक्षित, ये सब वर्ड अब सूटेबल नहीं है बिहारियों के लिए। सीधा ताला ज़मीन है, खोद दो, खोद डालो। आपको करना सिस्टमेटिक तरह से, जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक कट्टे में 5000 बच्चा डाल दिया,
कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। आपने अपने उद्बोधन में ये कहा कि एक कट्ठे में आपने ढेर सारा उसमें सीड्स हाँ, डाल बहुत दिया सर, जितने और उसमें 80% suffocation किसान होता मेरे पास आते हैं, सर हमारा मछली नहीं बढ़ रहा है। मैंने उनको रूम का एग्जाम्पल भी दिया। आपसे निवेदन है कि तालाब को ज़मीन कितना है हमारे पास डिस्कस करें आके। मेरे पास एक टैलेंटेड आदमी है कपिलेश्वर यादव, उनका अलग से आप इंटरव्यू कर लीजिएगा, और अच्छे इंसान हैं, नॉलेज रखते हैं। तालाब को कैसा होना चाहिए और तालाब का प्रिपरेशन क्या होता है। एक तो होता है पॉन्ड मैनेजमेंट, एक होता है वाटर मैनेजमेंट, फिर उसका दोनों चीज़ हो गए तो उसके बाद फिर होता है कि कल्चर मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। कल्चर क्या होता है, कैसे फिश कल्चर करेंगे, मछलियाँ कैसे फील करेगी आई एम फ्री, लाइक जैसे एसी में कितना आराम होता है, वैसा मछली को भी फील होना चाहिए हम एसी में। वक्त पे खाना दीजिए, पानी में ऑक्सीजन प्रॉपर हो, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन हो, ग्रीनरी हो। अब ग्रीनरी फाइटोप्लैंक्टन क्या है एक बात बता देता हूँ आपके माध्यम से, बहुत सारे लोग देखेंगे वीडियोस कि फाइटो मैं 2-3 बार आज बोल दिया। व्हाट इज़ फाइटो, एक सवाल आना चाहिए क्या है ये, फाइटो जू है क्या। तो आपको फाइटो बताता हूँ कि एक तरह का छोटा सूक्ष्म एल्गी तैयार होता है जो गोबर तैयार करता है। बहुत खूबसूरत चीज़ है गोबर इस मामले में। अच्छा, वो खाद का काम करता खाद का काम करता है, खाद का फाइटो बनाता है। वो फाइटो क्या करती है, डबल काम करती है। तो मछलियाँ खाती भी हैं, प्लस जब फाइटोप्लैंक्टन आ गया पॉन्ड के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस होएगी पॉन्ड के अंदर तो उसके बॉटम लेयर तक प्लैंक्टन गया हुआ है, वहाँ तक फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जेनरेशन, बनाना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बनने, जब ऑक्सीजन पॉन्ड में बनेगा तो आपकी मछलियाँ तंदुरुस्त रहेंगी, बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगी, गंदा पानी नहीं होगा। अब रहा जू प्लैंक्टन। जू में क्या होता है, अमोइना है, डेफनिया है, और क्या है, 2-4 आइटम हम लोग पढ़ते थे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीज की उपलब्धता अभी भी एक समस्या है किसानों के बीच में, उनको बाहर जाना पड़ता है। अभी भी मेरे क्या पास आपके हैचरी में क्या बीज का कब उपलब्धता रहती है? अगर हमारे बीच में हमारे सभी बीज है। अब तो हम जब बंगाल से आते तो बंगाल वाले, अब गाड़ी दिखती है आप लोग को जी, कोई भी कभी पूछेगा बंगाल की गाड़ी नहीं दिखेगी। अब भी आएगा कोई आदमी लेने की, आपको 10 लाख बीज चाहिए हम देंगे। आपके यहाँ हमेशा उपलब्ध रहता है? हाँ, आपको लगाया ना काउंटर, सारे काउंटर में देखिए, जो सिर्फ आपको देखने के लिए लगाया कि देखिए ये फ्राइज है, ये फिंगर लिंक्स है, ये एयर लिंक्स है, ये ब्रूडर है, ये स्पॉन है, ये अंडा है, ये सारा कुछ तो आज लगा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात ये जानना चाह रहे हैं कि जो मार्केटिंग, बाजार की उपलब्धता कैसी है? क्या बाजार में हम कमज़ोर हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए बाजार में कमज़ोर होने के लिए ये है कि देखिए डिपार्टमेंट, बाजार चलता है, लोकल हर जगह इन्वॉल्वमेंट है। बाजार अच्छा नहीं, बाजार अच्छा इसलिए नहीं है, प्रचार प्रसार आप नहीं, प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। मछली कहीं भी बिके, लोग तो तालाब में मछली आकर का ले प्राइस सही लेने के लिए गवर्नमेंट शुड हैव अ प्रॉपर पॉलिसी। कोई भी डिक टॉम हैरी आता है, मछली की हालत में खड़ा होकर लगा देता है, इतना बोलो इतना बढ़ाओ, पहले से वो एजेंट से मिला हुआ है। अब एक मछली जो 220 रुपये किलो की है, एजेंट आंख मार दिया 180 तक लास्ट में बोलना है। मैं खड़ा होकर देखा हूँ, अब 4 आदमी, चारों 180 बढ़ गया तो आपको बेचना ही पड़ेगा। नहीं तो मछली कहती है कि हमको बेच लो, नहीं तो हम तुमको बेच लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में पिछड़ रहे हैं और उसके नहीं, there should be a streamline, there should be a policy, there should be a fix up of the price as per the kgs, as per the size. अच्छा, प्राइस और साइज। आप बोलिएगा कि नहीं आपको भैया हमको मकई का भाव में हमको आप कतरनी चावल दे दो, होगा? आदमी बोलेगा यार क्या कर रहे हैं आप। तो वो चीज़ पॉलिसी करेगी जिसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का चाहिए, वहाँ पर स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, वहाँ पर पौती कटे, गेट बना रहे, गेट पे बोले भाई 500 किलो नसीम के पास मछली है, नसीम के आदमी के पास हो, यहाँ नाम नहीं रहा। अच्छा, बीज डालने के बाद कितने दिनों में मछली जो 1 या 1.5 kg की हो जाती है? कि अलग अलग श्रेणी की मछलियों का क्या अलग अलग टर्म है? अच्छा ठीक है, आप सीधा सवाल पूछ लिए। 1.5 किलो की मछली है, उसमें कई फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। फैक्टर नंबर 1, मछली कम तालाब में हो, जितना मात्रा बता चुका हूँ। दूसरा फैक्टर है कि वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो। तीसरा हो कि एरिएशन प्रॉपर हो, चाहे भले जैसे हवा चल रही हवादार जगह पे बना हो। चौथा हो कि बॉटम में पानी इतना हो कि आप 10% पानी रोज़ आप मिला सकते हो। मछली फेंक दिया 1 साल के बाद आप बोले 1 किलो आ, 1 किलो आ, तो क्या करना, में 2100 ग्राम आएंगे। अच्छा, ऑक्सीजन की निर्बाध रूप से आपूर्ति होनी चाहिए तालाब में,
और फ्रेश वाटर की उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता रहा हूँ कि अभी जन जीवन हरियाली पे डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारा पोस्टर लग रहा है। जन जीवन हरियाली का क्या मतलब होता है? सेव वाटर बीनीथ ऑफ दिस सॉइल। इस सॉइल के नीचे जो ज़मीन में पानी बचा वो भी ख़त्म पे है, ये बात माननी पड़ेगी। यही नहीं, दुनिया में हम तालाब लगाते हैं तो यहाँ पे एक तालाब का अगर 1 एकड़ का एरिया है, 10 एकड़ इधर, 10 एकड़ इधर, 10 एकड़ इधर, चारों तरफ वहाँ का पानी नहीं जाएगा। क्यों? कि हमने कंडेंस ऊपर के पानी को रोक रखा है। अब जो धरती पे जो सूरज पड़ रहा है या फिर जो कोई इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग हो रही है, वाटर हार्वेस्टिंग अच्छी होती है, मतलब पानी जो आ रहा है सूखेगा नहीं, वो रहेगा, जल स्तर को मेंटेन करता है। हाँ, पक्का रहेगा। कहीं ना कहीं जरूरी है आबो हवा के लिए भी और जल स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए। देखिए, मछली 4 तरह से आपको बेनिफिट करती है। नंबर 1, इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ द वाटर, इट गिव्स यू वेरी प्रोटीनस फिश, इट गिव्स यू वेरी गुड प्राइस in terms of getting good price in the market. It gives you the really strength of the money. Economically आप मजबूत होते हैं। उसके बाद ये चीज़ और भी होती है कि आपका जो प्लांटेशन होता है डाइक्स पे, उस पर नींबू लगा दीजिए, उस पर आप कैठेल लगा दीजिए। जैसे कि देख रहा हूँ नींबू का पेड़ है, हम नींबू बांटा है, बम्बे तक ले आके बांटा है। शर्माने की क्या बात है? मेरा देश है, हमारा भारत है, हमारा डाइक्स है। हमको कोई भी बोलता है आप वहाँ से यहाँ आए, हम कहाँ से लंदन से तो नहीं आए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि मछली पालन से जल स्तर भी बना रहता है और एक सस्ता प्रोटीन की भी उपलब्धता लोगों के बीच में बनी रहती है। और मैं पीछे देख रहा हूँ एक स्लोगन लगा हुआ है, चलो चले बांका। तो इसके पीछे क्या मंशा है? आज क्या देखिए, अभी मछली तो सब कर रहा है, इसके साथ एक तो दोस्त बनाया है मछली ने, इसको बोलते हैं प्रॉन्स। वो पुरानी है प्रॉन्स का। पहली बार मैंने बिहार में कल्चर किया है, समुंदर का पानी लाके वेरी प्राउडली से कि जो समुंदर के किनारे जितना ग्रोथ होता है उससे 1-1.5 ग्राम ज़्यादा ग्रोथ है। 60 दिन लोगों का तो ऐसी धारणा है कि मीठे पानी में ज़्यादा मछली फलती फूलती है, ज़्यादा वृद्धि करता है। ये समुद्री पानी खास करके प्रॉन के लिए। वैसे तो वेल एक मैमल है, मछली नहीं है। जिसे वेल कहाँ मिलता है? समुद्री इलाके। अच्छा, पूछेगा शार्क कहाँ मिलता है? शार्क कितना बड़ा होता है? अच्छा, पूछेगा डॉल्फिन कहाँ होता है कहाँ? धारणा पे पहुँच जाइए। टॉक अबाउट द साइंटिफिकली जो फैक्ट्स है, आई टॉक ऑन दैट। और मैं एक साइंटिस्ट हूँ नहीं हूँ, कितना दिन कहा, कितना दिन काम किया, मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हम गए भी नहीं। डॉक्टर आबदी थे उस वक्त, हमारे अच्छे लोगों ने बोला कि तुम्हारा सोच अलग है, आप कन्फाइंड हो जाएंगे। सो आई डोंट वांट टू बी कन्फाइंड। मैंने प्रूफ किया। 2 साल का 2.5 साल का अचीवमेंट आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा समय निकाल के हमारे कपिल जी का भी ले लीजिएगा। ये 2.5 साल का जो भी है अभी, 2.5 साल से ज़्यादा का नहीं है भाई ये सजावट। लेकिन हाँ, पैसे को हम दबा के नहीं रखते। मेरे पास जेब में पैसा है, हम अपने धरती के लिए लगा देंगे। हम मानते हैं कि हाँ, हमको जो मिलता है वही मिट्टी से मिलता है। हम ये मानते हैं कि मेरी मिट्टी जितनी मजबूत होगी हम उतने मजबूत होंगे। हम ये मानते हैं कि भारत अगर आगे आ सकता है, गुरु हो सकता है, तो एग्रीकल्चर के थ्रू होता, बम बना के नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है कि भारत जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और इनका साफ कहना है कि धरती के लिए, ज़मीन के लिए अगर हमें पैसा भी लगाना पड़े, अगर हमको नुकसान भी सहना पड़े, तो इसके लिए हम करेंगे और लगाएंगे। और इनका सीधा मानना है कि अगर कोई भी अगर मछली पालन करना चाहता है तो ये सीधे इनसे संपर्क कर सकता है, इनसे सलाह ले सकता है, मार्गदर्शन ले सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब की जो उपलब्धि बहुत ऊँची रही है ICAR में, सीनियर साइंटिस्ट, और तमाम जो यूरोपीय और दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम मुल्कों में इन्होंने पीसी कल्चर पर, विभिन्न मछलियों पर शोध किया है। तो उम्मीद करते हैं कि बांका के इस रजौन प्रखंड के जो कठौन में इन्होंने जो काम किया है पिछले 2.5 वर्ष, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो सुंदरता के साथ इसको जो सुविकसित किया है, ये काफ़ी इलाके के लिए तो है ही, और एक बांका के लिए भी एक गर्व का विषय है, और बल्कि अगल बगल के ज़िलों के लिए भी। तो हम उम्मीद और कामना करते हैं कि डॉक्टर साहब का इसी तरह से ख्याति आगे बढ़ता रहे और इनका पौंड जो है उन्नति की ओर आगे और बढ़े। धन्यवाद।